राधे राधे दोस्तों। आज हमारी कहानी का शीर्षक है खामोश दरवाज़ा। जो हवेली नुमा मकान है और इसमें भयानक कहानियाँ धीरे धीरे करवट ले रही हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में राधे राधे तो बनता ही है, ज़रूर लिखिएगा। तन्वी एक जिंदा दिल लड़की थी जो पत्रकारिता में कैरियर बना रही थी। उसने हाल ही में एक स्टोरी पर काम करना शुरू किया था। शहर की रहस्यमय जगहें। उसके प्रोफेसर ने उसे वर्मा विला की ओर इशारा किया था, एक ऐसी हवेली जिसमें 15 साल पहले एक रहस्यमय मर्डर हुआ था और आज तक वह केस अनसुलझा था। तन्वी ने हवेली की छानबीन शुरू की। पुराने दस्तावेजों में भी लिखा था कि उस घर में एक अमीर व्यापारी दुर्गा प्रसाद वर्मा रहते थे, जिनका कत्ल उनकी बेटी रागनी के जन्मदिन के दिन हुआ था। घर में उस वक्त रागनी, उनकी मंगेतर अरुण और एक नौकर श्याम भी मौजूद था, लेकिन तीनों के बयानों में विरोध था। पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला और मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। तन्वी ने तय किया था कि वह हवेली जाकर वहां एक रात बिताएगी। अपने कैमरा रिकॉर्डर के साथ वह उस वीरान हवेली में दाखिल हुई। धूल भरे पर्दे, टेबल पर बिखरी तस्वीरें और टूटी खिड़कियां हवेली की कहानी खुद बयान कर रही थी। रात के करीब 11 बजे जब वह लॉबी में कैमरे से शूटिंग कर रही थी, उसे ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज़ आई। वह डरते डरते सीढ़ियां चढ़कर उस कमरे तक पहुंची। कमरा पूरी तरह बंद था, लेकिन अंदर से रोशनी आ रही थी। उसने जैसे ही उस कमरे का दरवाज़ा खोला, कमरे में कोई नहीं था सिवाय एक पुराने म्यूज़िक बॉक्स के जो अपने आप चल रहा था। बॉक्स के भीतर एक चिट्ठी रखी थी, अगर सच जानना चाहो तो उस कमरे में जाना जहां खामोशी चीखती है। अगली सुबह अन्वी पुलिस स्टेशन गई और केस से जुड़ी फाइलें मांगी। वहां उसे एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र चौहान मिले, जो उस केस के जांच के अधिकारी थे। उन्होंने बताया दुर्गा प्रसाद की मौत सिर पर किसी भारी चीज़ से हुई थी, लेकिन हत्या का औजार अभी नहीं मिला था। रागनी का व्यवहार कुछ असामान्य था, लेकिन हम साबित नहीं कर पाए। राजेंद्र ने एक बात और बताई, हत्या के बाद से ही रागनी कहीं गायब हो गई और अरुण का कहना था कि वह सदमे में थी और विदेश चली गई, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं मिला। तन्वी की उत्सुकता अब जुनून में बदल रही थी। वह फिर से हवेली में लौटी और वही कमरा तलाशने लगी जहां खामोशी चीखती है। हवेली के पीछे की ओर एक तहखाना था। वहां जाने का रास्ता मिट्टी में छिपा था। जैसे ही तन्वी ने वहां कदम रखा, उसे फर्श पर खून के पुराने धब्बे मिले, जो अब हल्के भूरे हो चुके थे। वहां एक ड्रेस भी पड़ी थी, जो एक औरत की सफ़ेद साड़ी जिस पर खून के निशान थे। एक दीवार पर कुछ उकेरा गया था, सच को दफन करना आसान है, लेकिन वो लौटता ज़रूर है। तन्वी ने साड़ी, खून के नमूने और उस म्यूज़िक बॉक्स को रिकॉर्डिंग एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेजी। रिपोर्ट कुछ ही दिनों में आनी थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार साड़ी और खून में दुर्गा प्रसाद वर्मा और रागनी वर्मा दोनों के डीएनए के निशान थे। इसका मतलब था कि हत्या के वक्त रागनी वहाँ थी और सम्मत घायल भी हुई थी। राजेंद्र चौहान के साथ मिलकर तन्वी ने अरुण को खोज निकाला। अब वह शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में क्लिनिक चलाता था। उसे जब तन्वी ने सच्चाई से अवगत कराया तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, रागनी ने अपने पिता को नहीं मारा, वो तो खुद बचाने की कोशिश कर रही थी। दुर्गा प्रसाद ने एक सौदा किया था, रागनी की शादी एक प्रभावशाली नेता से कराने का। जब रागनी ने मना किया और मुझसे शादी की बात की तो उन्होंने गुस्से में उसे मारने की कोशिश की। मैं उस वक्त घर में नहीं था। जब लौटा तो रागनी लहूलुहान थी और उसके हाथ में लोहे की रॉड थी। मैंने डर के मारे उसे छुपा दिया, उसके जख्मों का इलाज किया और फिर दोनों शहर छोड़कर भाग गए। लेकिन कुछ ही महीने बाद रागनी की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। वो खुद को पिता की हत्यारन मानने लगी और एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। तन्वी को अब सारा सच समझ आ रहा था। यह मर्डर नहीं था, यह आत्मरक्षा थी, लेकिन सच को दफन कर देने की सज़ा रागनी को उसकी आत्मा से मिली। तन्वी ने रागनी की आत्मा की शांति के लिए उस हवेली में एक प्रार्थना सभा रखी,
जब पुजारी मंत्र पढ़ रहे थे तब हवेली के ऊपर एक हल्का उजाला फैला, मानो कोई आत्मा मुक्त हो गई हो। प्रार्थना के बाद हवेली का एक दरवाज़ा जो बरसों से बंद था खुद ब खुद खुल गया। वहाँ एक पुराना एल्बम रखा था जिसमें रागिनी, अरुण और दुर्गा प्रसाद की तस्वीरें थी और साथ में एक चिट्ठी। अगर कोई सच तक पहुँचे तो उसे बताना मैं हत्यारा नहीं थी, बस एक बेटी थी जो अपने प्यार को बचाना चाहती थी। रागिनी। तन्वी ने यह पूरी कहानी एक डॉक्यूमेंट्री में बदली, खामोश दरवाज़ा। वह डॉक्यूमेंट्री देश भर में वायरल हुई। लोगों ने न सिर्फ रागिनी के लिए सहानुभूति दिखाई बल्कि उस हवेली को एक ऐतिहासिक स्थल घोषित किया गया। तन्वी के दिल में कहीं ना कहीं रागिनी की पीड़ा ने घर कर लिया था। वो समझ चुकी थी कि कभी कभी प्यार साजिशों के बीच में दम तोड़ देता है, लेकिन उसकी यादें कभी नहीं मरती। तन्वी की डॉक्यूमेंट्री खामोश दरवाजे ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। लोग रागिनी की कहानी से इतने भावुक हो गए कि वर्मा हवेली अब एक ऐतिहासिक स्मारक बन चुकी थी। लेकिन इस सफलता के बाद भी तन्वी के दिल में एक अधूरापन था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई बात अब भी छुपी है, कोई सच अब भी उसकी नज़रों से ओझल है। एक दिन तन्वी को एक अज्ञात ईमेल मिला। विषय पंक्ति थी, रागिनी मरी नहीं है। ईमेल में लिखा था, तुमने जिसे आत्महत्या समझा वो सिर्फ एक और पर्दा था। अगर सच जानना चाहती हो तो पहाड़ों के उस पुराने अस्पताल जाओ जहां रागिनी को ले जाया गया था। एक दोस्त। तन्वी हक्की बक्की रह गई। क्या रागिनी वाकई जिंदा है या ये कोई बदमजाकी कर रहा है? लेकिन पत्रकार का दिल जोखिम से नहीं डरता। उसने बैग पैक किया और चल पड़ी हिमालय की तलहटी में बसे उस मानसिक अस्पताल की ओर। शांतिधाम मानसिक चिकित्सा केंद्र। अस्पताल तक पहुंचना आसान नहीं था। जंगलों के बीच पथरीली राहें और रास्ते में सिग्नल भी गायब। लेकिन जैसे ही वह अस्पताल पहुंची उसे कुछ असमंजस सा महसूस हुआ। अस्पताल में मौजूद लोग जैसे कुछ छिपा रहे हों। तन्वी ने मैनेजर से रागिनी वर्मा के बारे में पूछा। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन जब तन्वी ने डॉक्यूमेंट्री और अपने पत्रकारिता परिचय का जिक्र किया तो वह थोड़ा नरम पड़ा। यहाँ ऐसी कोई पेशेंट थी रागिनी नाम से, लेकिन 10 साल पहले ही उसे मृत घोषित कर दिया गया था। क्या मुझे कोई उसका रिकॉर्ड मिल सकता है? तन्वी ने पूछा। जले हुए हैं। जब 2016 में आग लगी थी सारा रिकॉर्ड जल गया था। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। अस्पताल के पुराने गार्ड रामदीन ने बाहर आकर धीरे से कहा, मैडम जी, वो लड़की मरी नहीं थी। मैंने उसे पिछली सर्दियों में भी देखा था। वही लंबे बाल, सफ़ेद कमीज और हाथ में एक पुराना म्यूजिक बॉक्स। तन्वी का दिल तेजी से धड़कने लगा। रामदीन ने तन्वी को अस्पताल के पीछे पुरानी झोपड़ी में ले गया। वहाँ उसने एक लकड़ी के बॉक्स में निकाला और उसमें ही डायरी थी। डायरी में लिखा था, मैं रागिनी हूँ, मैं मरी नहीं हूँ, मैं बस गुम हो गई हूँ इस झूठ की दुनिया में। डायरी के पन्नों में साफ था कि रागिनी को अस्पताल में न केवल बंदी बनाकर रखा गया बल्कि उस पर दवाओं के जरिए मानसिक रोगी साबित करने की कोशिश की गई। और इसके सबके पीछे था अरुण। हाँ, वही अरुण जो दुनिया के सामने उसकी चिंता में घुला प्रेमी बनकर आया था। असल में वो उसका दुश्मन निकला। डायरी के अनुसार दुर्गा प्रसाद की हत्या एक हादसा नहीं, एक सुनियोजित साजिश थी और अरुण ने ही रागिनी को दोषी साबित कर अस्पताल भिजवा दिया ताकि वर्मा प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सके। तन्वी अब एक और सच से वाकिफ हो चुकी थी। उसका मन विश्वास नहीं कर पा रहा था कि अरुण, जिसने एक प्रेमी का मुखौटा पहनकर दुनिया को धोखा दिया, असल में रागिनी की बर्बादी का जिम्मेवार है। वह सीधे अरुण के क्लिनिक पहुंची, उसका सामना किया। सच बताओ अरुण, क्या तुमने रागिनी को पागल घोषित करके अस्पताल भेजा था? अरुण के चेहरे पर पसीना झलक आया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन जब तन्वी ने डायरी और गार्ड का बयान का जिक्र किया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हाँ, मैंने किया, लेकिन मैं मजबूर था। वर्मा की प्रॉपर्टी करोड़ों की थी। रागिनी अगर उससे विद्रोह करती तो सब कुछ यूं ही ख़त्म हो जाता। मुझे तो सब कुछ चाहिए था जो मैंने कभी खोया था, नाम, पैसा, रुतबा और प्यार। प्यार सिर्फ रास्ता था, मकसद नहीं। तन्वी की आंखें नम हो गई। प्यार के नाम पर इतना बड़ा धोखा। अरुण की गिरफ्तारी की खबर तेजी से फैली। मीडिया और पुलिस ने केस को दोबारा खोला और इस बार सच उजागर था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बचा था, क्या रागिनी जिंदा है?
2 दिन बाद उसी जंगल के पास एक स्थानीय औरत ने पुलिस को सूचना दी कि एक महिला पिछले कई महीनों से वहीं छिपकर रह रही थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा वो चौंकाने वाला था। एक बिखरे बालों वाली महिला एक पुराने म्यूजिक बॉक्स के साथ एक टूटी झोपड़ी में बैठी थी। उसकी आंखें खोई खोई थी, लेकिन जब तन्वी ने उसका नाम लिया, रागिनी, तो उसने धीरे से सर हिलाया। रागिनी जिंदा थी, टूटी हुई, मगर सांसों में अब भी एक उम्मीद बाकी थी। रागिनी को शहर लाया गया, इलाज हुआ। धीरे धीरे वह अपनी यादों को दोबारा जीने लगी, और जब उसने देखा कि अब सच सामने आ चुका है और अरुण को सजा मिल चुकी है, तब उसकी आंखों में पहली बार सुकून दिखा। उसने तन्वी से कहा, तुमने मुझे दोबारा जिंदा किया है जब मैं खुद को भुला चुकी थी। तुमने मुझे याद दिलाया है कि मैं रागिनी हूँ, सिर्फ किसी की बेटी या मंगेतर नहीं, एक औरत जो खुद के लिए लड़ सकती है। रागिनी अब एक नई जिंदगी जी रही थी, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, जो मानसिक स्वास्थ्य और महिला अधिकारों पर काम कर रही है। तन्वी ने इस पर एक और डॉक्यूमेंट्री बनाई, साए अब भी जिंदा है, जिसमें दिखाया गया कि कैसे एक औरत ने धोखे, बंदिशों और झूठ के जाल से निकलकर अपनी पहचान दोबारा बनाई है। और वर्मा हवेली वेब तो एक आश्रय स्थल बन चुका था ऐसी औरतों के लिए जो अपने जीवन के खामोश दरवाजे खोलना चाहता था। रागिनी अब शहर की जाने मानी सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी थी। उसका संगठन खामोश दरवाजे अब महिलाओं की आवाज़ बन गया था, जो वर्षों से शोषण, मानसिक प्रताड़ना और सामाजिक चुप्पी के बोझ तले दबी जा रही थी। एक शाम तन्वी उसके आश्रय गृह आई। रागिनी बच्चों को कहानी सुना रही थी, एक लड़की की जो अंधेरे में लड़कर उजाले तक पहुंची। कहानी खत्म हुई तो एक बच्ची ने पूछा, क्या वो लड़की आज़ाद हो पाई? रागिनी ने मुस्कुराई, हाँ, वो आज़ाद हो गई, क्योंकि उसने डर से नहीं, अपने सच से दोस्ती कर ली थी। तन्वी ने चुपचाप उसकी तस्वीर ली। ये वही रागिनी थी जो कभी एक बंद कमरे में बैठी अपने म्यूजिक बॉक्स से बात करती थी, और अब वो खुद दूसरों की शक्ति बन चुकी है। उसी रात तन्वी ने रागिनी को एक आखिरी सवाल पूछा, अगर तुम्हें अपने अतीत बदलने का मौका मिले तो तुम क्या करोगे? रागिनी ने गहराई सांस ली और कहा, नहीं, क्योंकि उसी अंधेरे ने मुझे असली रोशनी दिखाई है। खामोश दरवाजे अब खुल चुके थे और उनके पीछे से अब सन्नाटा नहीं, सशक्त आवाज़ें आ रही थी। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेशन में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।